The direction of the magnetic field is perpendicular to the plane containing the current element. Containing the current element. जो करंट एलिमेंट में फ्लो होती है करंट, उसकी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. तो अगर हमने बताया था, अगर डॉट पॉइंट आता है कहीं पे, जैसे डॉट पॉइंट लिख रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड को इस पॉइंट से दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा. और अगर क्रॉस से दिखा रहे हैं कहीं पर, ये सपोज किसी वार में आई करंट फ्लो हो रही है और वहां उसके कहीं इधर उधर लिए वाला साइन लिखा हुआ है क्रॉस का, तो वहां पर क्या होगा उस वाली कंडीशन में. तो क्रॉस का मीनिंग क्या होगा, डॉट का मीनिंग क्या होगा. तो क्रॉस का, ये डॉट का मीनिंग होगा मैग्नेटिक फील्ड coming out of the plane, coming out of the plane. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो प्लेन से बाहर आ रही हैं. और क्रॉस का मतलब मीनिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड goes into the plane, into the plane. मैग्नेटिक फील्ड goes into the plane. क्या अब डायरेक्शंस का समझ में आया कि करंट एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी, परपेंडिकुलर. क्या होगी, परपेंडिकुलर. क्या होगी, अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो, क्या होगी भैया, परपेंडिकुलर होगी. पॉइंट अगर डॉट पॉइंट से दिखा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमिंग आउट ऑफ द. और अगर क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड गोज इनटू द प्लेन. हाँ, तो जो बोले चमका. एक क्वेश्चन देखते हैं फिर, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन. अ वायर placed along north south direction carries a current of 10 ampere. A wire placed along north south direction carries a current 10 ampere from south to north. From south to north. Find the magnetic field due to a 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter northeast from
the piece। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्या कह रहे हैं कि एक वायर है नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस के अलोंग और उसमें 10 एम्पेयर्स की करंट कैरी कर रही है साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? और फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड 1 सेंटीमीटर पीस, छोटा सा टुकड़ा है वायर एट अ पॉइंट, और 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। 200 सेंटीमीटर इसके टोटल क्या है? लेंथ है, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो थोड़ा सा ना इस डायग्राम को बना लेते हैं, कैसे हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में क्या बोले हैं? पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। डायरेक्शंस क्या होती हैं? ये डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अभी बोल रहे हैं, अब देखो एक ही करंट का क्या है? ये एलिमेंट है, ये रहा। करंट कहाँ फ्लो हो रही है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज करंट एन एम्पीयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ। ये हो गया भैया, ये होगी भैया करंट फ्लो। एक छोटा एलिमेंट है, ठीक है? छोटा एलिमेंट को आप यहाँ पे मान लो, ये इसकी वैल्यू क्या? इसको डीएल हम कहते हैं। और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? पी पॉइंट पे, यहाँ पे कैसे? साउथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होगा? यहाँ पे भैया, ऐसे होगा। ये क्या समझ में आ रहा है किसी को कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा? ये होगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे होगा पॉइंट नॉर्थ ईस्ट वाला। तो अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे पॉइंट मान लो, पी पॉइंट मान लो यहाँ पे, ठीक है सर? और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है आपकी आर। और अब देखो एंगल क्या बनेगा? कोई मुझे एंगल बता सकता है? एंगल क्या बनेगा यहाँ पे? अगर कोई इतना अच्छा बच्चा है ना जो मुझे एंगल बता देगा, उससे मैं टॉफी दूंगा, उसके लिए एक डेयरी मिल्क है। फटाफट बताओ मुझे। 45 डिग्री प्रियांशु को, सही सही सही, 45 डिग्री इज द राइट आंसर। अरे 90 कहाँ से होगा कृष्णा? ये देखो 90 तो पहले था ना, अभी 90 का आधा हो गया ये तो ये 45 डिग्री होगा बच्चा। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे आया ही नहीं आया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, पहले एंगल आ गया ना समझ में, किस तरह से एंगल फाइंड करेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? कोई फटाफट से मुझे बताओ। डीवी वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर वेक्टर फॉर्म में बताना है, म्यू नॉट। कोई बताएगा? हाँ ना बोलो, या मैं अपने आप ही लिखूं? 4 पाई, हाँ अरे मुंह से बोल लो फटाफट से। मल्टीप्लाई, ठीक है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन, नहीं नहीं वो हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं पहले, क्या आएगा? आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर फॉर्म में। हाँ अगर अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा? तो देखो जरा, पहले ये यहाँ तक क्लियर हुआ, एंगल वगैरह फाइंड आ गया। हमने क्या कहा कि जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो साउथ टू नॉर्थ हो रहा है, ये हमने कर दिया। फिर हमने देखा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा? ये वाला पॉइंट, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच वाला। और एंगल क्या होगा यहाँ पे? ये तुम लोगों ने बताया 90 का आधा, 45। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो और करके मैं लिखूं डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
अब वेक्टर को ओपन कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी ध्यान समझ में आया ना, क्योंकि डीएल वेक्टर को मैंने ओपन करा, ये वाले को, डीएल क्रॉस आर इज इक्वल टू डीएल आर साइन थीटा, और नीचे आर क्यूब था तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया था पिछले वाले इक्वेशन में, और ये बच गया आर स्क्वायर। अब आप देखिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई? जरा प्यारे बच्चों फटाफट से बता दो मुझे, फिर मुझे लगेगा कि तुम लोगों ने कल वाला रिवीजन करा है। वेरी गुड, 10 टू दी पावर -7। कोई मुझे यूनिटी बताएगा? अगर किसी को यूनिटी पता है तो बता दें। आई कितना है? हाँ जी बेटा, आई कितना है? वेरी गुड, 10 एम्पियर मल्टीप्लाई डीएल। ये छोटा वाला लेंथ कितना है स्मॉल एलिमेंट का? क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर को चेंज करोगे मीटर में तो क्या होएगा? 10 की पावर -2 मीटर। मल्टीप्लीकेशन साइन, एंगल कितना है? अरे एंगल कितना है? कितना है? फिर तो काहे कितना घबरा रहे हो तुम लोग? गलती हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? आर की वैल्यू फटाफट बताओ। 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 स्क्वायर है, रख दिया। फटाफट से इसको सॉल्व करो, मेरे को बताओ आंसर कितना आएगा। सबसे पहले 10 की पावर्स को अरेंज कर दो। 10 की पावर यहाँ पे 1 है, -2 -7 -9, और में से 1 गया तो -8। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन, अरे साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, 1/√2। तो पहले ये पावर्स को अरेंज कर लो इसको। हाँ, 1/√2 लिख लो, मल्टीप्लाई 10 की पावर के ऊपर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कितना, -8 आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए फटाफट से। मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। जल्दी करिए जल्दी करिए, कितना आ जाएगा? ये देखो, 10 की पावर -2, 10 की यहाँ 100 है, इससे तो ये कैंसिल, 2 बचेगा। किसी को समझ में आ रहा है अंदर मैंने कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको? देखो, 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और देखो, इससे कैंसिल, और इससे आ गया 10 की पावर -8 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2। बस इसको थोड़ा सॉल्व करो, ऊपर लेके जाओ, कितना आएगा? कितना आया बच्चों? मेरे को जल्दी से आंसर बताओ इसका फटाफट। तुम लोग कितना लेट लगाते हो, कितना आएगा? 1.8 और 9 समथिंग। हाँ, 1.7 समथिंग आ रहा था ना, तो पॉइंट को आगे ले आए और 7 को 8 बना दिया, और ये 8 10 की पावर -8 था तो 10 की पावर -9 हो गया। वेरी गुड। जिन बच्चों ने भी 0 पॉइंट समथिंग आंसर दिया 1.7, तो वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने सही करा, एकदम सही करा उन्होंने। अच्छा, तो क्वेश्चन किस किस को समझ में आया? कितने बच्चे ऐसन वाड़े जो जानते हैं कि बायोट लॉ और कुलाम्स लॉ इकड़े वाड़े, तो इनके बीच कुछ सिमिलैरिटी भी होंगी। तो देखिए, सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों, बोथ आर लॉन्ग रेंज, दोनों लंबे घोड़े के, दोनों लंबे घोड़े के रेसर हैं, लॉन्ग रेंज। कैसे? क्योंकि डीई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और डीबी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसलिए बोथ आर लॉन्ग रेंज। सेकेंड वन, दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, इन दोनों पे अप्लाइड होता है। दी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन applies to both field। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किन्हीं भी सरफेस में सिस्टम क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चार्जेस के लिए पढ़ा होगा। अरे बताओ, नहीं बताओ, हाँ ना बोलो। क्या होता था, किसी भी सिस्टम में अगर डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पॉइंट्स चार्ज हैं तो उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है, सब उनका वेक्टर सम कितना होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स या नेट मैग्नेटिक फील्ड उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। समझ रहे हो ना? जैसे F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन, सेम एज E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 हर पॉइंट्स चार्जेस के लिए। ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और दोनों लॉ जो हैं, दोनों जो फील्ड हैं, ये दोनों इन दोनों को फॉलो करते हैं, अप्लाई होता है इन पे। क्या आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो कौन से सोर्स से होता है? कैसा सोर्स होना चाहिए वहां पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आप पढ़ चुके हैं बच्चों। चार्जेस, गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करता है कौन? चार्जेस। और मैग्नेटिक फील्ड में सोर्स होगा, सोर्स। हाँ, करंट कैरिंग वायर, गुड, बहुत अच्छा। आइडियल जिसे हम कह रहे हैं करंट, और करंट एलिमेंट और लेंथ उसका जो छोटा पार्ट है, तो करंट एलिमेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होता है। और ये कैसा होता है? वेक्टर होता है या स्केलर होता है बच्चा? करंट एलिमेंट बताओ मुझे, करंट एलिमेंट्स कैसा होता है? वेक्टर और स्केलर? करंट एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अरे वेक्टर लगाते नहीं लगाते हम डीएल के ऊपर, चार्ज के ऊपर देखा कभी वेक्टर? चार्ज इज कैसा सोर्स होता है? स्केलर सोर्स। पर लेकिन फिर भी चलो, जिसने भी आंसर दिया है और अब समझना चाह रहा है तो अब इस पॉइंट को, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आगे एग्जाम में पूछा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is produced by a scalar source. A scalar source, namely the electric charge. Namely the electric charge. कैसा सोर्स बोला बच्चों? स्केलर सोर्स। कैसा सोर्स है? स्केलर सोर्स। एंड द मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field is produced by vector source. Vector source, ideal. This is the very important points for Biot-Savart law versus Coulomb's law. नेक्स्ट वन एक आता है आपका सेकेंड पॉइंट, वैसे ये भी सेम एज ही है, बट ये दिखाता है इनमें रिलेशंस किसके थ्रू?
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और जो सोर्स एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज वन सेकेंड, to the plane containing the displacement vector R and the current element I dl। तो क्लियर है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा अलोंग होगा किसके, सोर्स के, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट्स के। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ पॉइंट आप देखते होंगे, जैसे कि फॉर्मूला भी है, डी ई इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। और डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ। देखो दोनों में वो क्या है, डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ थीटा दिख रहा है, ये थीटा पे डिपेंडेंस है और ये थीटा में डिपेंडेंस नहीं है। सो देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस, there is an angle dependence in the Biot-Savart law, which is not present, in the electrostatic case। तो ये सिमिलैरिटी थी और ये डिफरेंस थे दोनों फील्ड्स के बीच। तो क्लियर समझ में आया? सबसे पहले हमने बात करी थी कि वेक्टर फील्ड और दोनों कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज के होते हैं, है ना। और फिर दूसरी हमने बात करी थी कि वेक्टर फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग रेंज के होते हैं। और दूसरे हमने क्या कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स का सोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सोर्स होता है, उन दोनों में क्या अंतर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सोर्स होता है वो पॉइंट चार्ज होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है उसका करंट एलिमेंट होता है, ठीक है, आइडियल। और फिर हमने बात करी थी फोर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या होगा, अलोंग द लाइन होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। फिर है थीटा पे डिपेंडेंसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होता है वो डिपेंडेंस नहीं होता है, ठीक है, थीटा पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है थीटा पे। तो जो बोला चमका आया कि नहीं आया?
अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है ये? ठीक है, तो क्वेश्चन एक लिखते हैं छोटा सा। राइट द रिलेशन बिटवीन epsilon naught, mu naught and c. C is the speed of light, small c. सॉल्यूशन आपको पता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो 4 पाई की मल्टीप्लिकेशन कर दी ऊपर नीचे, तो कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ ना बोलो, क्योंकि कैंसिल में जाएगा तो फिर से यही आ जाएगा ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 को नीचे लेके जाओ, 1/9 इंटू 10⁻9 प्लस 7 16। और ये किसकी वैल्यू होती है? 1/3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ लाइट, 1/c²। अरे इसको देखो, एक मिनट, ये इधर देखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हो गया। तो ये क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। और ये आ गया रिलेशन, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट c²। ठीक है, और करके ये भी लिखते हैं, c इज इक्वल टू √μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन था इनके बीच, किस किस के बीच? राइट द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और c। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कई बार। तो क्लियर है ये? लास्ट लाइन कुछ ऐसे है, c इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। c इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये है लास्ट लाइन। अरे हाँ ना बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, क्या बोल रहे हो आप? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट वायर बनाई, वो ये पॉइंट है P, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट है, M से लेकर यहाँ तक बनने वाला एंगल θ1, N से लेकर P पॉइंट तक बनने वाला एंगल θ2, और लेंथ एलिमेंट से P तक बनने वाला एंगल θ। और ये डिस्टेंस R वेक्टर, लेंथ एलिमेंट dl, और O पॉइंट से लेकर इस लेंथ एलिमेंट तक की डिस्टेंस L। करंट कौन सी फ्लो हो रही है? I। बस खत्म कहानी। द मैग्नेटिक फील्ड at P due to the element is dV is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r²। This is equation number first. यहाँ तक क्लियर है किसको? किसी को क्लियर नहीं है तो मेरे को बता सकता है भैया। अरे हाँ ना बोलो। अब आप फिगर में देखो, फिगर में, ठीक है भैया,
ठीक है कृष्णा जी, ठीक है। नाउ फ्रॉम द फिगर, तुम लोगों ने भी डायग्राम बना लिया होगा ना, तो आप अपने फिगर में देखना, मेरे फिगर में मत देखना। मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरे फिगर कोई देखे। ये देखो, समझ गए? तुम अपने अपने डायग्राम पे देखो जो तुम लोगों ने वहाँ पे लिखा होगा। हाँ, अगर यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ ना बोलो। अरे ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला क्या होगा? 180 माइनस थीटा, लीनियर लीनियर एंगल। वन एट्टी माइनस थीटा तो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होता है? लेंथ अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लेंथ ओपी, बेस, इसकी डिस्टेंस को हमने एल माना है। ये हो गया tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ओपी अपॉन एल। आपके डायग्राम में दिख रहा होगा। सो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओपी अपॉन 180 माइनस थीटा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। ये आपको फिर से मैं एक नोट में लेके जा रहा हूँ, आपको रिमेंबर रखना है ये। क्योंकि आप 1090 माइनस थीटा जानते हो, 180 माइनस थीटा शायद जानते होंगे, ये तो ठीक है, नहीं जानते हो तो सुन लो। 180 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 90 माइनस थीटा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 10, आप 90 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस कर दीजिए और इसको पूरे का एंगल मान लीजिए 90 माइनस थीटा। ये हो गया आपका एंगल। और 1090 प्लस थीटा होता है क्या? 1090 प्लस थीटा। अब यहाँ पे मुझे बताना है आप लोगों को, क्योंकि ये तो आपने पढ़े होंगे 1090 प्लस थीटा, 1090 माइनस थीटा। बताओ बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। अरे ये नहीं पढ़ा क्या? टेन 90 प्लस थीटा कॉट इज द राइट आंसर। पर लेकिन आपका कॉट कैसे होगा यहाँ पे? 1090 प्लस थीटा माइनस कॉट 90 माइनस थीटा, नेगेटिव होता है भैया, ठीक है। 90 प्लस 9 थीटा तो वो होता है कॉट। अब आप क्या करोगे यहाँ पे? इस माइनस कॉट 90 माइनस थीटा, और फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये तो पता ही होगा, माइनस 10 थीटा। ये वैल्यू है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है मैंने कहा। अरे हाँ ना बोलो। 10 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। ठीक, अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। ओ पी अपॉन माइनस 10 थीटा। अब 1 अपॉन 10 थीटा क्या होता है? ओपी की वैल्यू डी है, माइनस डी कॉट थीटा। ये एल की वैल्यू आ गई। एल इज इक्वल टू ओ पी अपॉन 10 180 माइनस थीटा, और ओ पी अपॉन 180 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू ओ पी कुछ टू माइनस डी कॉट थीटा। क्या आपको एल की वैल्यू आ गई? हाँ ना बोलो।
एन की वैल्यू एल की वैल्यू समझ में आ गई? अरे आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? अच्छा, आप लिख ले, क्या लिखा है? ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट डी एल इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू माइनस डी, और कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा, क्योंकि डी अपॉन डी थीटा कॉट थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और डी एल की वैल्यू आ जाएगी ये डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अभी क्लियर हुआ बच्चों? अरे हाँ ना बोलो। अब इसमें कुछ नहीं है, इस ड्राइव करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के लिए। आर आर जो डिस्टेंस थी वो किसके बराबर होगी? आर डी इज कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की टर्म में उसके वैल्यू निकाल देना। साइन थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लेंथ, ये आ जाएगा। आप वहाँ पे देख सकते हो लेंथ एलिमेंट्स वाले। आर की और डीएल की इस वैल्यू को पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारे पास? डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू रख लो यहाँ से और डी एल की भी रख लो। डी एल की वैल्यू डी कॉसेक स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा। आर की वैल्यू डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक डी से एक पावर कैंसिल। अब आपके पास क्या आ गया? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? डी बी का बी आ जाएगा इंटीग्रेट करके, और इसका आएगा म्यू नॉट आई 4 पाई डी कॉमन इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेकर थीटा 2 पूरी एम एन जो लेंथ है साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करके साइन थीटा का कितना आएगा वैल्यू? माइनस कॉस थीटा। अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसलिए कॉस थीटा आया माइनस कॉस थीटा। अपर लिमिट लगाओ लोअर लिमिट लगाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यह है आपके पास फॉर्मूला किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? हाँ ना बोलो। ठीक है, नोट कर लिया सबने?